अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले आप जो भी लेक्चर है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 लेक्चर हैं, तीनों लेक्चर को जाके एक बार देख लेना। चाहे आप 1x पे देखना, अगर 1x में ज़्यादा स्लो लगे तो 1.5 पे देख लेना, 1.75 पे देख लेना, 2x में देख लेना। एक बार जब आप इसको देख लोगे तो आपको ये जितने भी 27 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आए हुए हैं, वो डिस्कशन आप जब देखोगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से या जो लेक्चर में डिस्कस हुआ है उससे बाहर आया है। ठीक, तो जैसे कि हम पाषाण काल चैप्टर अपना पढ़ रहे थे और पाषाण काल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्यों? पाषाण काल को जो है विद्वानों ने पढ़ने के हिसाब से 3 भागों में बांटा था, जिसमें हमारा था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तीनों लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, जो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपनी बात हुई थी कि इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। तो इसका ये सेकंड वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो जो है जो 10 क्वेश्चन का है वो ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आज की वीडियो का पहला है और क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो सामान्यतः हमने देखा कि जो पशुपालन जो बहुतायत स्टार्ट हुआ था वो तो नव पाषाण काल में हुआ था, कृषि की शुरुआत भी नव पाषाण काल में हुई थी। लेकिन जो हमारा हमने मध्य पाषाण काल का लेक्चर देखा होगा, तो मध्य पाषाण काल के लेक्चर में हमने देखा था कि मध्य पाषाण में हमने 2 स्थानों के बारे में पढ़ा था। एक तो अपना था भागौर, ठीक, जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, भीलवाड़ा राजस्थान में है, और दूसरा हमने पढ़ा था आदमगढ़, जो होशंगाबाद, जिसका नया नाम अब है नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। ठीक है, वहाँ पर है। तो यहाँ से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले थे यहाँ से, और वो थे कब के? 5000 BC के थे, 5000 ईसा पूर्व के थे। और दूसरा हमने बागौर के बारे में बात की थी कि ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल था, ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल, और ये कोठारी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक, और यहाँ से सबसे बड़ा स्थल प्लस यहाँ से हमने देखा था कि मकान बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से मिले थे, प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले थे, तो आपको याद होगा। ठीक, अब हम आगे इसका देख लेते हैं। हाँ, जो हमने पिछला जो नव पाषाण काल का चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था बागौर और आदमगढ़ के बारे में, तो उसमें एक चीज़ मैंने बाई मिस्टेक डेट में थोड़ा सा गड़बड़ करा दिया था। वहाँ पे मैंने 6500 BC बोल दिया था, 6500 ईसा पूर्व बोल दिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो उस 6500 ईसा पूर्व को कट करके उसकी जगह पर 5000 ईसा पूर्व कर लेना। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व के हैं, जो बागौर भीलवाड़ा राजस्थान और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिले, और होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका आदमगढ़ के बारे में। तो लोकेशन तो हमने देख ली कि आदमगढ़ जो है ये आदमगढ़ हिल्स आर सिचुएटेड इन द नर्मदापुरम फॉर्मरली जो नाम है इसका होशंगाबाद है, और ये MP का एक डिस्ट्रिक्ट है और नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक, और बागौर के बारे में देख लेते हैं कि ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, और ये कोठारी नदी के तट पर अवस्थित है। हमने बात की थी कोठारी नदी के तट पर अवस्थित है, और मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल ये है, और यहाँ से मकान बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और कोठारी नदी किसकी? बनास नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, और इससे पहले हमारा जो मध्य पाषाण काल का लेक्चर था उसमें हम देख चुके हैं, हमने आदमगढ़ होशंगाबाद की भी बात की है कि पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं 5000 ईसा पूर्व के। तो लेक्चर में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने देखा है तो आपको याद भी होगा। दूसरा हमने देखा है बागौर भीलवाड़ा, तो यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य 5000 BC के, प्लस ये देखो हमने देखा था मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा शहर है ये, या सबसे बड़ा स्थल है जो कोठारी नदी के तट पर अवस्थित है, और मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। ठीक, और इस क्वेश्चन की विशेषता मैं इसी से बता दूँ कि ये क्वेश्चन हमारा UP PCS 2006, 2008 और 2006 स्पेशल GS और 2018, ये इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? ठीक, तो हमने पढ़ा था मध्य पाषाण में चौपानी मांडव। तो चौपानी मांडव पे हमने क्या पढ़ा था कि वन्य धान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला, प्राचीनतम साक्ष्य, और प्लस बर्तन, मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम
प्राचीनतम साक्ष्य हमें चौपानी मांडो से मिले हैं। ये हमने मध्य पाषाण काल वाला जो अपना लेक्चर है उसमें पूरी तरह से कवर किया, प्लस नव पाषाण काल के लेक्चर में तो हमने डिस्कस किया ही है। और इसकी खोज BD मिश्र ने की थी, और कब की थी? 1967 में। ठीक, तो इतना तो याद हो गया होगा। दूसरा हम देख लेते हैं इसका वो साक्ष्य का स्वरूप या एविडेंस क्या है। देखो, चौपानी मांडो से प्राप्त अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, कोड इम्प्रेस्ड पोट्री और वन्य धान के दाने की छाप मिली है। ये दिखाता है कि इन बर्तनों को बनाते समय मिट्टी में चावल के भूसे, अनाज का मिश्रण किया गया था, उस पर चावल की छाप पड़ गई थी। कुछ शोधों में यह भी उल्लेख किया गया है कि यहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं, जिनकी तिथि लगभग 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के आसपास की या उसके बीच रखी गई है। ठीक है, सांस्कृतिक महत्व क्या है चौपानी मांडो का? तो ये साक्ष्य दर्शाता है कि बेलन नदी घाटी कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक, कि क्षेत्र के लोग जो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण और नव पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में थे, मतलब मध्य पाषाण काल खत्म हो रहा था और नव पाषाण काल शुरू हो रहा था, ये लोग चावल से परिचित थे और चावल का प्रयोग करते थे। और पुरातात्विक इस स्थल को खाद्य संग्रह, फूड फॉरेजिंग, खाद्य उत्पादन, फूड प्रोडक्शन और मानव के संक्रमण, ट्रांजिशन के रूप में देखते हैं। यानी इन्होंने पहले वन्य धान को इकट्ठा किया या इकट्ठा करना सीखा, जो धीरे धीरे पास ही एक अन्य स्थल कोल्डी हवा में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य में परिणत हुआ। तो हमने अपने नव पाषाण काल वाले लेक्चर में देखा है कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य तो वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो कोल्डी हवा से मिले हैं। और अगर पूछता है वन्य धान के प्राचीनतम साक्ष्य, तो अपना चौपानी मांडो हो जाएगा। ठीक, अब वन्य धान और ये नॉर्मल धान जो होता है उसमें अंतर देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि चौपानी मांडो से प्राप्त साक्ष्य को मुख्य रूप से वन्य धान, वाइल्ड राइस के संग्रहण या उपयोग का प्रमाण माना जाता है, न कि पूर्ण रूप से विकसित पालतू धान की खेती का। ठीक है, पालतू या कृषि जन्य धान का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इसी घाटी के निकट कोल्डी हवा या लहुरा द्वीप से संबंधित है। तो हमने नव पाषाण काल वाले लेक्चर में देखा है। तो हमें याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है वन्य धान के प्राचीनतम साक्ष्य, अगर क्वेश्चन आता है वन्य धान के प्राचीनतम साक्ष्य, तो वन्य धान के प्राचीनतम साक्ष्य तो अपना चौपानी मांडो है। ठीक, जो मध्य पाषाण काल का स्थल है और ये नव पाषाण काल का भी स्थल है वैसे तो। और धान की खेती के साक्ष्य, नॉर्मल धान या घरेलू धान या पालतू धान जो भी है, ठीक, नॉर्मल सामान्य धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो कोल्डी हवा से मिलते हैं। ठीक, और नव पाषाण काल में ही हमने पढ़ा है मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ के? कृषि के। लेकिन इसका अपवाद था, वो भी हमने पढ़ा है, अपवाद था लहुरा देव। तो लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये याद रखना, यहाँ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व के हैं। और दूसरा व्यवस्थित कृषि का अगर क्वेश्चन आता है, व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तब हमारा आंसर मेहरगढ़ होगा। और अगर नॉर्मल कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो लहुरा देव होगा। और लहुरा देव से जो साक्ष्य मिले हैं वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक के हमें मिले हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चारों क्वेश्चन क्लियर है कि अगर पूछा जाता है वन्य धान के प्राचीनतम साक्ष्य तो चौपानी मांडो, धान की खेती या घरेलू धान या नॉर्मल धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा, और अगर पूछा जाता है प्राचीनतम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो मेहरगढ़ नॉर्मल केस में। लेकिन ये याद रखना कि अगर ये भी पूछा जाए कि प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के कहाँ से मिले हैं और लहुरा देव अगर ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर लहुरा देव होगा, न कि मेहरगढ़। ठीक, और सामान्यतः तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरा देव से ही मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, सराय नाहर और महदहा संबंधित हैं। तो पहली चीज़ तो सराय नाहर राय प्लस महदहा ये दोनों ही यूपी के स्थान है। ठीक है, तो यूपी में है तो सामान्यतः, और प्लस मध्य पाषाण काल के हैं। जब मध्य पाषाण काल का आप लेक्चर पढ़ोगे जा करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मध्य पाषाण काल के हैं दोनों। और सराय नाहर राय, ठीक है, सराय नाहर राय के जो खोज करता है वो केसी ओझा है। तो इसका हमारा आंसर सही होगा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी। ठीक, अब सराय नाहर राय और महदहा की बात कर लेते हैं। दोनों पुरातात्विक स्थल हैं और ये मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं, जैसे हमने ऊपर बात की है। ये दोनों स्थल यूपी में हैं और प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं और गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्र में प्राचीन गोखुर ऑक्सवोल एक्स के किनारे पाए जाते हैं। और मध्य पाषाण काल का जो लेक्चर हमने देखा था तो हमने बात की थी महदहा की। तो महदहा मेजा के समीप है। मेजा कहाँ? इलाहाबाद के पास है। तो यहाँ से हमने देख लिया था महदहा की जो खोज करता है वो कौन है? लाल बिहारी पांडे। और सराय नाहर जो प्रतापगढ़ में है इसकी खोज करता है केसी ओझा। तो दोनों में एक अच्छी चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ से जो है हमें शवाधान मिले हैं, अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले हैं और जानवरों की अधजली हड्डियाँ मिली हैं हमें से। और ये जानवरों की अधजली हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? ये यूपीपीसीएस
2007 में आ रखा है। सिलबट्टा मिला है और हड्डी और प्लस सींग से बने उपकरण मिले हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ रखा है कि हड्डी से बने या सींग से बने उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो महदाह या महादाह। ठीक है, बाड़ागर मिले हैं, बेधक, खुरचनी, आरी, चाकू और कुंडल मुद्रिकाएं मिली हैं। दूसरा सरायनाहर की बात कर लेते हैं, तो सरायनाहर यूपी के प्रतापगढ़ में है और यहाँ से प्रथम साक्ष्य मिले हमें हत्या के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ से जो 11 मानव समाधियाँ मिली हैं, तो 11 मानव समाधियों में एक समाधि ऐसी है हमारी जिसमें 4 मानवों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक, दूसरा हम देख लेते हैं, एक शिला आश्रय है, लेखैया शिला आश्रय, ये याद रखना, विंध्य क्षेत्र में है। तो लेखैया शिला आश्रय की सबसे जो जाना जाता है, इसको इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक के जो सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं वो लेखैया शिला आश्रय से हुए हैं और ये यूपीपीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा था, डिस्कशन किया था कि हड्डी से बने आभूषण या सींग से बने आभूषण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्लस आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो महदाह या महादाह, जो मेहजा के समीप इलाहाबाद में है, तो इसका हो जाएगा महादाह। बागौर की हमने बात की थी, तो बागौर से हमें क्या मिला था, मकान बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्लस पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, और हैं कब के, ये 5000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक, 5000 ईसा पूर्व के हैं और ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है जो कोठारी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो मैदाह है कहाँ पे, ये प्रतापगढ़ में ही है यूपी के, और इसका मुख्य काल तो वही हमने देख लिया, मध्य पाषाण काल है। यहाँ हम देख के आए हैं, ये मध्य पाषाण काल का चैप्टर है मेसोलिथिक, तो इसमें हमने देखा है मैदाह के बारे में। और दूसरा मध्य पाषाण काल की हम बात करते हैं, तो मध्य पाषाण काल वही समय अवधि इसकी क्या थी, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, और ये गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है, गंगा घाटी के। ठीक, और मुख्य साक्ष्य क्या है, तो साक्ष्य का प्रकार। ठीक, तो यहाँ से मानव शवाधान मिले हैं, लगभग 30 से 35 कंकाल मिले हैं। विशेष शवाधान, तो युगल शवाधान मिले हैं, एक साथ दफनाए गए नर और मादा का प्रमाण यहाँ से मिला है। औजार, बड़ी संख्या में सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ, और वैसे भी हमारा सामान्यतः एक क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ ओब्लिक सूक्ष्म पाषाण किस काल की विशेषता है, किस काल की विशेषता है, तो ये हमारा आंसर है इसका मध्य पाषाण काल, जो समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का है। ठीक, और यहाँ से आभूषण, हड्डी के आभूषण मिले हैं जिनमें कान के कुंडल, हार हैं, ये कब्रों से मिले हैं। ठीक है, और गर्त चूल्हे मिले हैं और आवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। अन्य में अस्थियों से निर्मित तीर कमान और जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं कि महदाह या महदाह, ठीक है, इसकी जो खोजकर्ता कौन है, लाल बिहारी पांडे हैं और प्रतापगढ़ जिले में है यूपी के। और यहाँ से क्या मिला है, शवाधान मिला है, अंतिम संस्कार के साक्ष्य, जानवरों की जली हड्डियाँ, और ये हड्डी और सींग से निर्मित औजार और उपकरण यहाँ पे मिले हैं। ठीक, भेदक, खुरचनी, आरी, रुखानी चाकू और कुंडल और मुद्रिकाएं, ये जहाँ पे हमने बात की थी, यहाँ पे कहाँ गया, ये कुंडल और हार, तो ये मिले हैं। ठीक, और हत्या के प्रथम साक्ष्य तो फिर से रिपीट कर लेना, सरायनाहर, प्रतापगढ़, यूपी से मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो हैं, तो हमने पढ़ाया, देखो सरायनाहर से क्या मिला है, हत्या के प्रथम साक्ष्य, और हमें यहाँ से क्या मिला है, 11 कब्रें मिली हैं, 11 कब्र मिली हैं। और इसमें है क्या कि जिनमें एक कब्र में 4 शव मिले हमें एक साथ। ठीक है, एक कब्र में 4 शव मिले हैं, तो ये इसकी विशेषता है। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले, दमदमा से। तो मध्य पाषाण काल के लेक्चर में जब आप जाके देखोगे तो उसमें दमदमा के बारे में हमने बात कर रखी है कि दमदमा से हमें 41 शवाधान मिले हैं टोटल। ठीक है, 41 शवाधान मिले हैं। तो 41 शवाधान में हमारी जो 35 कब्रें हैं, तो 35 कब्रों में हमें एक एक शव मिला है। 5 कब्रों में हमें 2 शव मिले हैं। ठीक,
और एक कब्र ऐसी है, 41 भी एक कब्र ऐसी है जिससे हमें 3 शव मिले हैं। तो याद कर लेना, 41 शवधान मिले हैं हमें कहाँ से, दमदमा से, जिसमें से 35 में एक एक शव है और 5 में 2 शव मिले हैं और 5 में 2 शव मिले हैं और 1 में 3 शव मिले हैं। और महदाह की हमने बात ऊपर वाले क्वेश्चन में कर ही ली है। महदाह से हमें क्या क्या मिला है कि किस इसके लाल बिहारी जी जो हैं, लाल बिहारी पांडे इसके खोज करता थे या उन्होंने इसको खोजा था, और जानवरों की अधचली हड्डियाँ, अंतिम संस्कार, शवधान आदि मिले हैं, वो देख लेना आप। नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिलने का साक्ष्य दमदमा के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। यह स्थल भी मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल की समय अवधि हुई 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। मैं बार बार रिपीट कराता रहूँगा जिससे आपके दिमाग में बार बार आए और आप याद कर लो। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, और प्रतापगढ़ जिले में हमने दूसरा क्या पढ़ा है, सराय नाहर राय। तो सराय नाहर राय से क्या मिले थे हमें, हत्या के प्रथम साक्ष्य, प्लस हमें यहाँ से क्या मिली थी, 11 कब्रें, और 11 कब्रों में से एक कब्र ऐसी थी जिसमें 4 शव मिले हैं, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और दमदमा में हुई खुदाई में 41 मानव शवदान मिले थे, जिसमें 35 में एकल, जो हमने बात कर लिया है यहाँ पे, 35 में एकल शव और 5 में डबल शव और एक कब्र में 3 शव, ट्रिपल बुरियल शामिल था। इसके अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। सराय नाहर राय से एक कब्र में 4 मानव कंकाल, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि सराय नाहर राय से हमें प्रथम हत्या के साक्ष्य मिले हैं, प्लस 11 कब्रें मिली हैं और 11 कब्र में से एक कब्र में हमें 4 शव मिले हैं, ठीक है सर। तो ये देख लेंगे, 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और महदाह से हमने बात की थी कि यहाँ से क्या मिला है, नर्मदा का युगल शवधान मिला है, ठीक। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विंध्य क्षेत्र किस शिला आश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इसके बारे में हमने देखो डिस्कस कर लिया है कि सर्वाधिक, ऊपर वाले में क्या, हाँ, लेखाइया शिलाश्रय जो है, जो विंध्य क्षेत्र में, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यूपीपीएससी प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सामान्य सी बात है तो, लेखैया, ठीक। और ये यूपीपीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, बाकी ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये PYQ ही हैं जो PCS में आए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। तो झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला जो स्थल है वो लहुरा देव है, ठीक। मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ हमारा ये बलूचिस्तान में था, हमने देखा ना, जैसे हम इंडिया का नक्शा बनाएंगे ऐसे, तो ठीक है, मुझसे बनाना नहीं आ रहा, तो यहाँ वाले पार्ट में मेहरगढ़ है, ठीक। और चिरौंद नहीं है, चिरांद है, तो चिरांद यहाँ पे बिहार में है, और टी नसीरपुर ये कर्नाटक में है, यहाँ पे कहीं, ठीक है, कर्नाटक में है। और हमारा लहुरा देव, तो लहुरा देव कहाँ है, ये हमारा यहाँ कहीं पे है, यूपी में, जो हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला, तो देखो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमने पहले ही पढ़ लिया है कि यूपी के संत कबीर नगर में जो लहुरा देव है, वहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो 9000 BC से लेकर के 8000 BC तक के हैं। और मेहरगढ़ से जो हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो कितने BC के हैं, वो 7000 ईसा पूर्व के हैं, ठीक। और ये मैदानी था, ठीक, ये हमने देख लिया था कि मैदान में स्थित एक स्थान था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लहुरा देव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी, सबसे पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था कि कृषि के अगर बात करता है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो हमें कहाँ से मिले हैं, लहुरा देव। पहले नंबर पे अपना लहुरा देव हो जाएगा, लहुरा देव जो 9 केस है, 9000 से 8000 BC तक के साक्ष्य हैं। तो ये, या फिर दूसरा हमारा क्या आता है सेकंड नंबर पे, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से जो मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व के हैं, ठीक। तो ये दोनों साक्ष्य हैं कौन से, नवपाषाण काल के हैं। तो खाद्यान्नों की कृषि की जो शुरुआत हुई है वो हमारी नवपाषाण काल में हुई है। तो ये याद रखने की बात है कि खाद्यान्नों की जो कृषि के साक्ष्य हैं वो सबसे पुराने तो अपना हमने पढ़ ही लिया, लहुरा देव है, फिर मेहरगढ़ है, लेकिन काल की अगर बात करते हैं तो नवपाषाण काल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो हमारा जो नवपाषाण काल वाला लेक्चर है जिसमें हमने देखा है दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत हमने पढ़ा है, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई है, ये हुआ है 2500 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नवपाषाण काल वाले लेक्चर में हमने देख लिया है। तो राख के टीले कहाँ की है, दक्षिण भारत की है। और हमने ये जब हम कर्नाटक का पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि राख के टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था। तो राख के टीले को स्थानीय
भाषा में टेरी कहा जाता था। ये हमने उस लेक्चर में देखा है, टेरी कहा जाता था। ठीक है, राख के टीले को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में वही हमने देख लिया कि 2500 BC के आसपास यहाँ पर नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है। और इसमें हमारा पीकली हल कर्नाटक का और संगनकल्लू कर्नाटक का, ये दोनों राख के टीलों के लिए जाने जाते थे। देखो, पीकली हल नवपाषाणिक निकासी पशुपालक थे और गाय बैल बकरी भेड़ पालते थे। यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। और संगनकल्लू मैसूर के निकट है और यहाँ से भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो पशुवाड़े के स्थान है। और नवपाषाण काल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो राख के टीले हैं, तो ये जो निवासी थे यहाँ के, ये पशुपालक थे, पीकली हल में भी और संगनकल्लू में भी। तो ये लोग वर्ष भर अपने जानवरों को एक जगह जैसे बांधते थे, रखते थे, तो वहीं उनका जो गोबर था तो वो उसको एक जगह इकट्ठा करते रहते थे पूरे साल भर। और साल में एक बार होली के टाइम पे उसमें आग लगा देते थे, जिससे ये इन राख के टीलों का निर्माण हुआ। दूसरा हम एक एक्स्ट्रा फैक्ट देख ही लेते हैं जब यहाँ पे है, तो पायमपल्ली। तो पायमपल्ली तमिलनाडु में है, जो कपड़ों का प्रथम साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। तो हमने देख लिया कि पुरापाषाण और मध्यपाषाण, यहाँ तक कपड़ों के साक्ष्य नहीं मिले हैं हमको। ठीक है, कपड़े की शुरुआत किस काल में हुई है? नवपाषाण काल में। अब इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो नवपाषाण काल में जब हम पढ़ रहे थे कश्मीर, ठीक, तो कश्मीर के मैंने बोला था कि दो मुख्य शहर हैं, एक है अपना बुर्जहोम और सेकंड है हमारा गुफकराल। ठीक, और बुर्जहोम और गुफकराल, इन दोनों से ही क्या मिला है हमें? गर्त निवास, ये मैंने बताया था। ठीक है, गर्त निवास मिले हैं। और बुर्जहोम से क्या मिला था? एक दूसरा साक्ष्य जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बुर्जहोम से मिला था कि मानव को उसे पालतू कुत्ते के साथ दफनाया गया है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा यूपी PCS 2008, 2003, 2005, 2011 और 2006 इतनी बार पूछा जा चुका है। तो मैंने बोला था उस वाले लेक्चर में कि अगर बुर्जहोम ऑप्शन में है तो बुर्जहोम, अगर गुफकराल ऑप्शन में है तो गुफकराल, अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों ही हमारे आंसर होंगे। तो इसमें देखो, बुर्जहोम भी है तो ये भी सही होगा, गुफकराल भी है तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन होगा हमारा 1 और 2 सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2। बुर्जहोम भी सही है प्लस गुफकराल भी सही है। अब इसका देख लेते हैं कि ये नवपाषाण काल वाले लेक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है यहाँ पे। कश्मीर में नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई है? 2500 BC के आसपास। और इसमें हमने बोला था कि दो मुख्य शहर हैं कश्मीर के, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला था अपना बुर्जहोम, और कहाँ ये? झील के किनारे है। गड्ढा घर का प्रमाण यहाँ से इसकी 1935 में खोज डी टेरा और पीटरसन ने की थी। और यहाँ से गर्ता निवास मिला है, और गर्ता निवास के साथ साथ पत्थर व हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य भी मिलते हैं। और जैसा अभी ऊपर बताया मैंने, यहाँ कब्रों में मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ये दोनों। तो ये याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मानव शवदाहों में कुत्ते दफनाए गए थे। मतलब सामान्यतः इसका ये हो गया कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए थे, तो कहाँ पे दफनाए गए थे? और ये क्वेश्चन अपना यूपी PCS 2015, 2006 और 2008 में आ रखा है। ठीक, तो हमने अभी यहीं पे पढ़ा है, ये देखा है कि यहाँ पे हम लिख रहे थे कि मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य, या यहाँ से कब्रों में मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम से। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। डिस्कशन हमने इस वाले ऊपर कर ही लिया है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? ठीक, तो हमने एक डिस्कस किया था कि अगर खेती के सर्वप्रथम प्रमाण की बात कर रहा है और उसमें लहुरा देव और मेहरगढ़, ठीक, यहाँ से खेती के वो जो अवशेष मिले हैं वो कब के हैं? 7000 ईसा पूर्व के हैं। और यहाँ से जो खेती के अवशेष मिले हैं वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक के हैं। ठीक, 8000 ईसा पूर्व तक के हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा लहुरा देव ही सही आंसर होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन नहीं है तो फिर मेहरगढ़ हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें हम देखेंगे कोई नहीं है, तो मेहरगढ़ हमारा सही आंसर है। और कोल्डी हवा किस लिए जाना जाता है? कोल्डी हवा रंगपुर और लोथल, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। और कोल्डी हवा से प्राचीनतम धान के साक्ष्य, ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है। और प्राचीनतम वन्य धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो हमें मिले थे मध्यपाषाणकालीन शहर यूपी का बेलन नदी घाटी में चौपानी मांडो से, जहाँ से बर्तन के भी प्राचीनतम साक्ष्य हम लोगों को मिले। तो इतना हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर मेहरगढ़ सही होगा। ठीक,
मेहरगढ़ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो फिर वही चीज़ आ गई कि प्राचीनतम कृषि का या व्यवस्थित कृषि का, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम लिख ही देता हूँ, प्राचीनतम साक्ष्य तो ये हमारा लहुरा देव यूपी के संत कबीर नगर में, और साक्ष्य हैं 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के। और सेकंड जो कृषि के प्राचीनतम या व्यवस्थित कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट, और ये है सेकंड। तो सेकंडतम कौन है? वो है अपना मेहरगढ़, जहाँ से हमें 7000 ईसा पूर्व के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और इसमें अपनी बात भी हो रखी है कि अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों ऑप्शन में हो तब लहुरा देव सही होगा, और केवल मेहरगढ़ हो तो मेहरगढ़ सही होगा। तो इसमें मेहरगढ़ दे रखा है। ठीक, कालीबंगा, लोथल और कोट दीजिए, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने नपाषाण काल का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस भी किया है, और ये उसका स्क्रीनशॉट भी है। तो हम इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। ठीक है, और ये हमने देख लिया था कि जौ जो है इसके जो प्रमाण मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व के, 7000 ईसा पूर्व के हैं, और मेसोपोटामिया सभ्यता के हैं, मेसोपोटामिया के, कि मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। ठीक, ये प्रमाण हमारे मेसोपोटामिया सभ्यता के हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में कृषि का व्यवस्थित या व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, ये हमने यहाँ देख ही लिया है। और ये क्वेश्चन आया है अपना 2010, 2007, 2004, 2008 और 2009 यूपी पीएससी में। ठीक, इतनी बार ये क्वेश्चन आया है। और तीसरा देख लेते हैं इसका पॉइंट, नवपाषाणकालीन बस्ती मेहरगढ़ से मानव जीवन के स्थायी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर कृषि करने एवं मानव के स्थायी निवास हेतु कच्चे घरों का साक्ष्य भी मिलता है। और घरों की अगर हमने बात की थी तो कच्चे घरों के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागोर से मिलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है, और बागोर है कहाँ? राजस्थान में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेहरगढ़ से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य है। तो ये डिस्कशन हमने नवपाषाण काल वाला जो लेक्चर है उसमें कंप्लीटली कर रखा है। और मेहरगढ़ से ही पाषाण युगीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये डिस्कशन भी हमने कर लिया है नवपाषाण काल वाले चैप्टर में, कि पूरा पाषाण, क्योंकि पाषाण काल को 3 भागों में बांट रखा है ना, और मध्य पाषाण और नवपाषाण, तो ये तीनों किसके? पाषाण काल के अंग हैं, पाषाण काल। वैसे तो सामान्यतः जो इसके बाद नवपाषाण काल के बाद जो आता है उसको बोलते हैं ताम्रपाषाण। ये भी एक तरह से पाषाण काल के अंदर ही आता है, लेकिन इसको विद्वानों ने अध्ययन हेतु अलग रखा हुआ है, ताम्रपाषाण। और ताम्रपाषाण के बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। ठीक, तो इन सभी से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ के हैं? मेहरगढ़ के, मेहरगढ़। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर नदी घाटी पूछे कि पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण, यहाँ से अगर नदी घाटी की बात करें या क्षेत्र की बात करें तो अपना बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी, यहाँ से इन तीनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यही वाला क्वेश्चन देखो हमने डिस्कस किया है कि मेहरगढ़ से पाषाण युगीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में आ रखा है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन ये पीवाई क्यों हैं, टेंशन मत लेना। तो निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए? तो किसी बात है अपना मेहरगढ़ हो जाएगा। इसका आंसर हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। देखो, मेहरगढ़ से ही पाषाण युगीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। और ये क्वेश्चन हमारा यूपी पीएससी 2008 में आया हुआ है। ठीक, तो उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन, फिर से स्थायी जीवन की बात आ गई, तो आंसर हमारा मेहरगढ़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया है मानव के स्थायी निवास है तो कच्चे घरों का साक्ष्य भी मिलता है कृषि, और यहाँ पे मेहरगढ़ से मानव जीवन के स्थायी साक्ष्य भी मिलते हैं। तो मानव मेहरगढ़ ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, जिसका हमने डिस्कस किया कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास के इसके सबूत हैं या साक्ष्य हैं, सॉरी, और वो साक्ष्य मिले हैं हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मेसोपोटामिया से। व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ है। अगर मेहरगढ़ ना हो तो फिर हमारा आपको पता है कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का लहुरा देव हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेहरगढ़ से मानव जीवन के स्थायी साक्ष्य मिलते हैं, और यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य। तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य, ये जो हमारा नव पाषाण काल का चैप्टर है, नव पाषाण काल का जो लेक्चर है उसमें हमने ये भी डिस्कस कर रखा है कि पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य, पालतू भैंस के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक, मेहरगढ़ से। तो इसमें मैं करा देता हूँ, देखो आंसर है हमारा मेहरगढ़, यही सही हो जाएगा। देख लेते हैं, मेहरगढ़ से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और ये क्वेश्चन UPPCS में आ रखा है, UPPSC 2003 और 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो ये हमारा जो नव पाषाण काल वाला लेक्चर है उसमें ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ ये करानी थी कि पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य, तो हमने देख लिया था कि पशु पालन के प्राचीनतम साक्ष्य ये हमें कहाँ से मिले हैं, बागौर, राजस्थान, भीलवाड़ा, दूसरा हमारा आदमगढ़, और ये है हमारा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, और होशंगाबाद का नया नाम क्या है वर्तमान में, नर्मदापुरम, जो नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है, यहाँ से मिले हैं। और नव पाषाण काल वाले लेक्चर में मैंने ऊपर भी बोला था कि बाय मिस्टेक मैंने जो इसकी समय अवधि है 5000 ईसा पूर्व, ये इसकी सही समय अवधि है, और मैंने गलती से 6500 ईसा पूर्व वहाँ पे बता दिया आपको, तो वहाँ पे करेक्ट कर लेना, 6500 ईसा पूर्व नहीं है, 5000 ईसा पूर्व है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ऑलरेडी हम 4 बार डिस्कस कर चुके हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था, तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ था। और ये क्वेश्चन UPPSC 1997 में आया हुआ है। ठीक, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है हमारा जौ। ठीक, और इसमें मानव द्वारा जो प्रथम है ये जौ है, ये हम देख लेंगे। और ये हमने बात कर ली थी कि 7000 ईसा पूर्व के जो इसके अवशेष हैं जौ के, कहा गया जौ के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, हमारा पाषाण काल, जो वर्तमान में चैप्टर है पाषाण काल, ये इसकी समय अवधि 6 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। प्लस हमारे जो पाषाण काल है, पाषाण काल, इसका PYQ 2 लेक्चर हैं, दोनों आप देख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया PYQ के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में ही हम देख लेंगे ताम्र पाषाण काल का महत्व, प्लस इसके साथ साथ हम देख लेंगे लोह युग, लोह युग देखेंगे, प्लस हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल के साथ साथ महापाषाणिक संस्कृति या महापाषाणिक सभ्यता। इन तीनों में अंतर यह है कि ताम्र पाषाण काल जो है इसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग भी होता था, लोह युग में मानव ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था। और महापाषाणिक संस्कृति जो है सामान्यतः ये लोह युग और महापाषाणिक संस्कृति ये दक्षिण भारत की विशेषता है। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े विशाल मेगालिथ होते थे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले आप जो भी लेक्चर हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 लेक्चर हैं, तीनों लेक्चर को जाके एक बार देख लेना। चाहे आप 1x पे देखना, अगर 1x में ज़्यादा स्लो लगे तो 1.5 पे देख लेना, 1.75 पे देख लेना, या 2x में देख लेना। एक बार जब आप इसको देख लोगे तो आपको ये जितने भी 27 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आए हुए हैं, वो डिस्कशन आप जब देखोगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से या जो लेक्चर में डिस्कस हुआ है उससे बाहर आया है। ठीक, तो आप ये देख लोगे और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आपको अगर हिस्ट्री या बाकी सब्जेक्ट में भी जिसमें भी दिक्कत है तो वो यहाँ पे आपके प्रॉपर कवर हो जाएंगे और पूरे समझा के कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं। तो आप चाहें UPSC बड़ा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि UPSC का भी सिलेबस इससे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की तो उसके लिए तो बढ़िया है ही, और SSC का GK तो फिर यहाँ से कंप्लीट GK हो जाएगा। SSC में तो यहाँ से बच के कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो पहले लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये भी देख लेना।